ये कि निदेशक सिद्धांत के पीछे संस्तुति क्या है। ठीक है, समझ गए संस्तुति क्या है, पढ़ते हैं। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव, ठीक है, जो संवैधानिक सभा के सलाहकार थे बी एन राव, उन्होंने इस बात की संस्तुति की थी कि व्यक्तिगत अधिकार दो श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। व्यक्तिगत अधिकार को दो श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए, न्यायोचित अधिकार और गैर न्यायोचित अधिकार। मतलब एक वो अधिकार जिसकी गारंटी दी जाए, एक वो अधिकार जिसकी गारंटी ना हो। मतलब एक अधिकार जिसकी गारंटी है तो कोर्ट गारंटी दे रहा है, उसके लिए आप जा सकते हो कोर्ट में। एक अधिकार वो जिसकी गारंटी नहीं है, तो जिनकी गारंटी नहीं थी उसको डीपीएसपी में डाल दिया गया। ठीक है, और ये जो सलाह थी इसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। बी एन राव की सलाह थी कि दो तरह से अधिकार बनाओ, एक न्यायोचित बनाओ और एक गैर न्यायोचित बनाओ। एक के लिए कोर्ट जा सके, एक के लिए ना जा सके, कोर्ट जरूरी नहीं है। तो प्रारूप समिति जो संविधान बना रहा था, प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग समिति थी, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकार बने और उसे भाग 3 में लिखा गया, और गैर न्यायोचित वाले निदेशक तत्व बने, उन्हें भाग 4 में लिखा गया। ठीक है ना। यद्यपि निदेशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, तथापि लेकिन किंतु परंतु संविधान 37 में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि संविधान ने अनुच्छेद 37 में इस बात को कह दिया है कि गैर न्यायोचित तो है, लेकिन ये तत्व जो है देश के शासन में मूलभूत हैं। मतलब आपको जब देश में जो भी शासन कर रहा होगा वो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखेगा, उसका कर्तव्य होगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का विधि बनाने में प्रयोग करे। जब भी कोई कानून नियम बनाए तो इन तत्वों को ध्यान में रखे कि उसको किसके, उसका टारगेट क्या होना चाहिए, लक्ष्य मंजिल क्या है। ठीक है, कोई कानून किस लिए बनता है, लोगों की सुख सुविधाओं के लिए बनता है ना कानून। सरकार किस लिए है, सरकार हमें सेवा देने के लिए है, सरकार जनता को सेवा देने के लिए है। तो मंजिल क्या है, उसको सेवा देना है, लोगों की भलाई होनी चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर कोई कानून बनाया जाता है। उसी तरह जब भी कानून बनाया जाएगा तो डीपीएसपी को यानी निदेशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। अतः ये इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकरणों पर नैतिक दायित्व अध्यारोपित करता है। ये नैतिक दायित्व है, मतलब उसको कर अंदर से उसको करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कानूनी दायित्व नहीं है। कानूनी मतलब इसके लिए उसको कोर्ट में बाध्य नहीं किया जा सकता, सरकार को, राज्य को कोर्ट में बाध्य नहीं किया जा सकता कि बनाओ बनाओ ये सब चीजें, ये सब करो ही। ठीक है, इसके पीछे, परंतु इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है। ठीक है, नैतिक दायित्व तो है लेकिन शक्ति क्या है इसके पीछे, राजनीतिक है। अगर कोई सरकार, अगर कोई राज्य सरकार जो है वो लोगों की भलाई के लिए डीपीएसपी को ध्यान में रखे अगर कानून नहीं बनाती तो 5 साल बाद लोग उसको वोट नहीं देंगे। मान लीजिए शराबबंदी क्या था, शराबबंदी डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाया गया तो लोगों को अच्छा लगा। तो डीपीएसपी वही चीज है जो लोगों की भलाई के लिए है, और उन्हीं को ध्यान में रख के कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि शिक्षा को लेकर था कि 14 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, तो उसको मौलिक अधिकार बना के और दे दिया गया, तो लोगों की भलाई के लिए किया गया। अगर सरकार इस तरह से काम ना करे और ये डीपीएसपी को ध्यान में ना रखे तो क्या होगा, 5 साल बाद लोग उसको वोट आउट कर देंगे, हटा देंगे कि भाई तुम तो भलाई के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो लोगों की। अगर महिला पुरुष के बीच में बराबरी ना हो, बराबरी के लिए काम ना करे सरकार, और अगर मान लीजिए आप बीपीएससी में ज्वाइन करते हो, बीपीएससी में ज्वाइन करके 2 एसडीएम बनते हैं। ठीक है, बीपीएससी में 2 तरह के एसडीएम, एक महिला एसडीएम और एक पुरुष एसडीएम। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। अगर मान लीजिए मेल वाले को ज्यादा सैलरी मिले, फीमेल वाले को कम सैलरी मिले, तो क्या होगा, जो जनता होगी वो तो उसको कहेगी ना कि भाई यहाँ तो भेदभाव कर रहे हो आप, आपको तो सरकार, आपको चलाने लायक कोई नहीं शासन, तो आपको निकलो यहाँ से, तो किसी और को वोट देगी। तो इसके पीछे शक्ति जो है ना वो राजनीतिक शक्ति है। मतलब यही है जनमत, अगर नहीं करोगे तो हटा देगी सर लोग। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी ने क्या कहा था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था, ध्यान से सुनो इस चीज को, ठीक है ना, इधर उधर ध्यान मत रखो। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय, म्यूट कर दो फिर सुनो, लोग अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय, चाहे जल मंत्रालय, कोई मंत्रालय हो, संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो लोग
उसको अगली बार वोट नहीं देंगे। तो इसके पीछे डीपीएससी के पीछे जो शक्ति है ना, है तो ये नैतिक दायित्व राज्य को करना चाहिए, लेकिन राज्य क्यों करे? देखो न्यायोचित नहीं है तो राज्य नहीं करेगी, भाई राज्य की मर्जी है, लेकिन जब नहीं करेगी तो क्या करेगा, लोग उसको बहुमत नहीं देंगे, मतलब वोट नहीं देंगे। ठीक है। इसी प्रकार बी आर अम्बेडकर ने भी कुछ कहा था। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत पर, अब इसका वर्ड का मतलब क्या है, लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार का मतलब क्या है? लोकप्रिय मत मतलब जो लोग वोट डालते हैं तो लोगों जिसको पसंद करते हैं वही तो चुना जाता है ना। तो लोगों की पसंद की सरकार चुनी जाती है। तो लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार मतलब लोगों के पसंद पर बनी सरकार जो है वो अगर कार्य करे और इसके लिए नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। अगर करेगी तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है। अगर मान लीजिए गौ हत्या को बोल दिया कि नहीं, कोई कानून अपराध नहीं है, तो लोग बुरा मानते कि नहीं मानते? शक्ति क्या है इसके पीछे? राजनीतिक है, बुरा मान जाएंगे, वोट नहीं देंगे, तो उसको हटा दिया जाएगा सरकार से। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन यानी चुनाव के समय मतदाता उसे उसका उत्तर दे देंगे कि चलो भाई निकलो, तुम नहीं राज्य सरकार बना सकते। उसी तरह संविधान निर्माताओं ने निदेशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित और विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बताया। उनको इसने क्या कहते हैं, संविधान में जो डीपीएसपी है ये इतना अच्छा बना दिया गया, इतने अच्छे अच्छे इसमें प्रावधान है कि महिला पुरुष को समान वेतन समान काम के लिए, महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए अगर वो काम करती है तो, अगर उद्योग है तो उसमें मजदूरों की भागीदारी होती है। ये सब बहुत अच्छी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन ये गैर न्यायोचित क्यों है, गैर न्यायोचित क्यों है? इसके पीछे कारण है। संविधान निर्माताओं ने वो कारण क्या दिए थे? पहला, अगर इन सबको अगर हम न्यायोचित बता दें तो देश के पास इन्हें लागू करने के लिए उतना पैसा नहीं है, प्राप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। अगर हर इंसान उठ के चला जाएगा, मान लीजिए डीपीएसपी को अगर हम मौलिक अधिकार बना दें, ये जो डीपीएसपी है इनको अगर मौलिक अधिकार बता दें तो क्या होगा? समझ रहे हो? हर काम के लिए ग्राम पंचायत, मान लीजिए किसी एक को लेते हैं, ठीक है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को मान लेते हैं। अगर इसे कानूनी अधिकार बन जाए तो इसके लिए, इसको लागू करवाने के लिए तो पैसा चाहिए होगा ना। इसको इन इन चीजों को लागू करवाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, वित्तीय वो चाहिए, ठीक है ना, समझ गए? तो इन चीजों को लागू करवाना थोड़ा सा कॉस्टली था। ठीक है। तो देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। शिक्षा को लेकर नहीं था उस समय संसाधन, आज संसाधन है तो उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। पहले जब 1950 में देश आजाद हुआ था, अगर उस टाइम कहते कि जो भी बच्चा 6 से 14 साल का उसको शिक्षा मिलनी चाहिए निःशुल्क, तो क्या पॉसिबल था उस टाइम दे पाना निःशुल्क शिक्षा? जिस लेवल पे पॉपुलेशन थी और जिस लेवल पे क्या कहते हैं देश की जीडीपी थी, उस लेवल पे क्या वो दे सकते थे? उस समय नहीं दे पाती। ठीक है। कानून तो बन जाता लेकिन दे नहीं पाती क्योंकि उतना पर्याप्त पैसा नहीं था उसके पास। तो इसलिए उसको उस टाइम नहीं डीपीएसपी। आज पैसा है, देश के पास इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना। उस तरह से क्या है, देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन जो था, अगर इन सबको डीपीएसपी को मौलिक का न्यायोचित बना दिया जाए तो देश में जो विविधता और पिछड़ापन है उसके कार्यान्वयन में बाधक होगा। ठीक है। इनके क्रियान्वयन में, इनको लागू करवाने में बहुत बाधक होगा कि देश में विविधता बहुत ज्यादा है। जैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही ले लो, सिविल संहिता को अगर बराबर कर दिया जाए, मतलब सबके लिए समान सिविल संहिता कर दी जाए, तो देश में कितने सारी लड़ाइयां होने लग जाएंगी। ठीक है। अगर मान लीजिए आप मुस्लिम समुदाय को कहते हो कि नहीं, आपको एक कानून के तहत आपके जो शादी ब्याह होगा वो सब चीजें चलेंगी, तो वो लोग भड़क जाएंगे। ठीक है, कि हम तो कुरान को मानते हैं, आप कानून क्यों थोप रहे हो हमारे ऊपर? ठीक है। हिंदुओं ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुस्लिम ना एक्सेप्ट करे, क्या पता। या फिर नागालैंड में जो रहता है, जो अनुसूचित जनजाति है, उनका अलग रीति रिवाज होता है, तो हम रीति रिवाज नहीं थोप सकते ना उसके ऊपर। तो इसलिए इनका क्रियान्वयन में दिक्कत हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, क्यों नहीं किया गया, गैर न्यायोचित क्यों रखा गया? स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा। जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कई तरह की प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर अगर ओवरलोड कर देंगे इन चीजों को तो काम नहीं कर सकता, फिर वो ज्यादा डेवलप नहीं पाएगा। ठीक है ना। उनके क्रम, समय, स्थान और पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। जब जैसे जो जो चीजें आएंगी उस हिसाब से उसको न्यायोचित बना दिया जाएगा। जैसे कि अब शिक्षा का अधिकार न्यायोचित हो चुका है 21 के अंदर। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अब न्यायोचित है। इस तरह से आगे और भी चीजें आएंगी
तो हो सकता है कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो जाए, क्योंकि इसके लिए बात चल रही है, सबके लिए सिविल कानून समान रहे उसके लिए बात चल रही है। तो हो सकता है कल को ये भी लागू कर दिया जाए, ठीक है ना, इसको भी परमानेंट कर दिया जाए। जैसे ग्राम पंचायत क्या था, ग्राम पंचायत पहले 40 के था अंदर था, डीपीएसपी 40 के अंदर था ना, इसको क्या कर दिया गया 1992 में, क्या कर दिया गया, 73वां अमेंडमेंट हुआ, 73वां 74वां, और क्या कर दिया गया, इसको इसको परमानेंट कर दिया गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे भारत जो है काबिल बनता जा रहा है और आगे निकल रहा है, उस तरह से जो डीपीएसपी से उससे निकाल निकाल के उसको न्यायोचित बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। जब 1950 में भारत आजाद हुआ था तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम कर देते सब कुछ। तो बोला जाता है कि हिंदुओं के लिए क्यों किया गया, मुस्लिम के लिए क्यों नहीं किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। उस समय स्थिति नहीं थी, 1947 में कितने बड़े दंगे हुए थे, समझ रहे हो ना। मुस्लिम ऑलरेडी, जो मुस्लिम भारत में रह गए थे ऑलरेडी डरे हुए थे, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड डाल देते उनके ऊपर, सिविल संहिता बराबर है, तो वो और डर जाते। उन्हें लगता कि मेजोरिटी जो बहुसंख्यक है हिंदू जो है, वो उनके ऊपर थोप रहा है कोई चीज, क्योंकि वो कम है इसलिए उनको मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है ना। तो उस समय करते तो बहुत ज्यादा इशू हो जाता है, फिर कुछ लोग और कटने लग जाता है। जैसे पाकिस्तान अलग हुआ था, हो सकता है नागालैंड बोलता कि हमें भी इस देश में नहीं रहना, अलग रहना है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हम नहीं रह सकते। तो उस समय वो स्थिति नहीं थी। आज भारत अखंडता की तरफ बढ़ रहा है, आज भारत एक नहीं है, अखंडता की तरफ बढ़ रहा है। तो जब ये धीरे धीरे जितना अखंड होता चल जाएगा उतने डीपीएसपी ऐड होते चल जाएंगे, ठीक है ना। तो विविधता बहुत ज्यादा है, इसलिए डीपीएसपी को नहीं, साहब को गैर न्यायोचित रखा गया। अगर गैर न्यायोचित रखा जाता तो सब अपना अपना अधिकार मांगने पहुंच जाते, ठीक है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी यानी तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी प्रैक्टिकल दृष्टिकोण रखा, कि नहीं थ्योरेटिकल पे नहीं जाना, कि हाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो ठीक है, प्रैक्टिकली क्या चीज जरूरी है अभी। तो गैर न्यायोचित ना, अभी प्रैक्टिकल है, न्यायोचित कर देंगे तो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा हो, ठीक है ना। तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है, क्या प्रैक्टिकल हो सकता है वही चीज, ठीक है। और इन तत्वों में शक्ति निहित नहीं की, इन तत्वों को शक्ति नहीं दी, ठीक है ना। उन्होंने न्याय प्रणाली प्रक्रिया में ज्यादा जागरूक जनता के मतों के विश्वास प्रकट किया। अब इसका मतलब क्या है कि उन्होंने इसको न्यायोचित नहीं बताया, बस इतना कहा कि अगर ये डीपीएसपी का पालन अगर सरकार राज्य सरकार नहीं कर रही है तो जनता अपना खुद फैसला करेगी। तो न्यायोचित बनाना इतना जरूरी भी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि भारत के पास उस टाइम पैसा नहीं है, उतना विविधता है भारत में, भारत की स्वतंत्रता और अखंडता पे चोट लग सकती है, ये सब चीजें थी। प्लस इसलिए भी है कि अगर न्यायोचित नहीं तो भी क्या, अगर न्यायोचित नहीं है तो भी क्या, लोग बहुमत में जिसको लाना चाहेंगे उसको लाएंगे, अगर वो काम नहीं करेगा डीपीएसपी के अकॉर्डिंग तो बहुमत से बाहर कर देंगे उसको, ठीक है ना। इसलिए इसको न्यायोचित इसलिए भी नहीं रखा गया। तो अभी तो लोगों के मतों पर विश्वास प्रकट किया जो संविधान सभा ने था, कि लोग अपने आप उसका आंसर दे देंगे, अगर उसको पालन नहीं किया जाए तो लोग आंसर देंगे। अब पढ़ते हैं डीपीएसपी की आलोचना क्या होती है, मतलब डीपीएसपी की आप आलोचना क्या कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली आलोचना तो क्या है कि कोई कानूनी शक्ति नहीं है, लागू नहीं करवा सकते, गैर न्यायोचित है, तो ये सारा लिख दिया गया। अब इसके अंदर ये सब तो पढ़ लिया हमने कि गैर न्यायोचित नहीं है, क्यों नहीं है, गलत क्यों है इसके पीछे, गैर न्यायोचित अगर न्यायोचित होता तो अच्छा क्यों होता। लेकिन किसने क्या क्या कहा था वो इम्पोर्टेंट इसमें। तो पहला इंपॉर्टेंट पर्सन है कि ये सब तो याद नहीं करने, लेकिन फिर भी लिख लेना एक जगह पे, जो एक हर एक जैसे मौलिक अधिकारों के बारे में किसने क्या क्या कहा था एक पेज पे बना लेना, ठीक है। मौलिक अधिकारों के बीच में किसने क्या क्या कमेंट किया था, डीपीएसपी किसने किसने क्या क्या कमेंट किया था, प्रस्तावना पे किसने क्या क्या कमेंट किया था, वो एक एक पेज पे लिख लेना, ठीक है ना। तब डीपीएसपी की बात करते हैं। कोई कानूनी शक्ति है तो किसने कहा था, केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया था, ठीक है, अतिरेक कर्मकांडी बताया। और इसकी तुलना किससे की, एक चेक जो बैंक में है और उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। मतलब आप मान लीजिए अपना चेक लेके गए, मैंने आपको क्या किया 2000 रुपए का चेक दिया, ठीक है, हाँ 2000 ले लो चेक, जाओ मेरे बैंक में अकाउंट में पैसा है, आप जाओ और ये चेक ले लो, ये चेक लो और पैसा निकाल लो उससे। आप गए बैंक के पास, आपने चेक दिया, बैंक ने कहा कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में आना। अरे बैंक कैसे कैसे कह सकता है, बैंक ऐसा नहीं कह सकता, नॉर्मली क्या देखा जाए तो बैंक ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है ना। आपके पास चेक मैंने आपको दिया, मेरे अकाउंट में पैसा था, मैंने आपको चेक काट के दिया, बैंक गए, बैंक ने कहा नहीं अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में आना, ऐसा नहीं कह सकता ना बैंक आपको। लेकिन डीपीएसपी के मामले में केटी शाह ने कहा कि ये ऐसा चेक है जिसमें बैंक कह रहा है कि मेरे पास अभी संसाधन नहीं है, तो मैं आपको डीपीएसपी नहीं दे सकता हूँ, न्यायोचित नहीं बना सकता, ठीक है। केटी शाह ने इसकी तुलना किससे, डीपीएसपी की तुलना किससे की, एक ऐसे चेक से की जिसको आप भंजा नहीं सकते हो, मतलब न्यायोचित नहीं है, कोर्ट नहीं जा सकते हो आप,
ठीक है ना, सरकार मना कर सकती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसलिए हम डीपीएसपी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये इस डायरेक्टिव को या तत्वों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये केटी शाह ने कहा था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। केटी शाह ने इसकी तुलना एक ऐसे चेक से की थी जिसको आप बंजा नहीं सकते हो बैंक में, क्योंकि बैंक कहेगा कि मेरे पास संसाधन नहीं है, जैसे भारत कहता है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, ठीक है। भारत की संविधान सभा ने क्या कहता है कि संसाधनों की कमी के कारण इसको डीपीएसपी को गैर न्यायोचित रखा गया है। तो केटी शाह ने कहा तो इसी तरह हो गया जैसे बैंक में आप गए, चेक दिया और आपके पास पैसा ही नहीं है बैंक के पास। नसरुद्दीन ने क्या कहा था? नसरुद्दीन ने कहा था ये सिद्धांत नव वर्ष प्रस्तावों की तरह हैं जो जनवरी को टूट जाते हैं, जो नेक्स्ट 2 जनवरी बोला गया है पे, ठीक है। आप 1 जनवरी को क्या करते हो कि मैं आज इस साल ये प्रण लेती हूँ कि इस साल ये सारा काम करूंगी, और 2 जनवरी से भूल जाते हो, है ना। 1 जनवरी को क्या कहते हैं हम, ये काम करेंगे नए साल में, लेकिन 2 जनवरी जैसे मैं मान लीजिए बोलूंगा कि नहीं इस साल दारू नहीं पीना, शराब नहीं पीना, मैंने 1 जनवरी को प्रण लिया। होता ना कि लेते हैं कि 1 जनवरी को वो लेते हैं कि हाँ क्या आप इस साल क्या क्या करोगे, वो सब चीजें क्या अच्छा चीज करोगे, अपने अंदर क्या सुधार करोगे, वो चीजें कुछ अपने अंदर से बनाई जाती है। तो मान लीजिए मैंने 1 जनवरी को क्या कि नहीं इस साल तो शराब नहीं, दारू नहीं पीना है भाई, अब से दारू बंद, नए साल का प्रण है दारू नहीं पी, और 2 जनवरी को रात को बोतल खुल गई। ठीक है, तो ये उसी ने कहा था, नसीरुद्दीन ने कहा कि ये वो सिद्धांत है डीपीएसपी नए साल के प्रस्तावों की तरह है जो 2 जनवरी को टूट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद टीटी कृष्णमाचारी ने क्या कहा कि ये भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है, मतलब ऐसा कूड़ा घर है जिसमें सारी भावनाएं डाल दी गई हैं, भावनाएं हैं अच्छी लेकिन कूड़े घर में डाल दी गई हैं, मतलब बेकार कचरा कर दिया गया है, भावनाएं अच्छी है लेकिन कचरे में डाल गुंजापुर, इसकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही उसको, इसको किसने केसी वेयर ने क्या बोला, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, और आइवर जेनिंग ने क्या बोला, कर्मकांडी आकांक्षाएं बोला इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरी, ये पहली आलोचना हो गई, ठीक है। क्या पहली आलोचना क्या है कि गैर न्यायोचित है, और गैर न्यायोचित को लेके लोगों ने कमेंट किया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है तर्कहीन व्यवस्था, ठीक है, तर्कहीन व्यवस्था है। तो जो आलोचक है उन्होंने मत दिया कि निदेशक को तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, वर्गीकरण किया ना उसको, छत्तीसगढ़ गांधीवादी में, इसमें अलग अलग, संविधान ने कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, संविधान ने किसी तार्किक रूप में उसको व्यवस्थित नहीं किया गया है, संविधान ने उसको व्यवस्थित नहीं किया एक रूप से। क्या बोला एन श्रीनिवासन ने कहा, इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और ना ही तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है, जहां जो मर्जी वहां वो लिख दिया गया। 39 में कुछ लिख दिया, 40 में कुछ कहीं और चले गए, ग्राम पंचायत पे चले गए, 41 में फिर कहीं आए और 42 में फिर कहीं चले गए। तो व्यवस्थित नहीं है ये, तर्कहीन व्यवस्था नहीं लिखी गई है, ठीक है, व्यवस्थित। जैसे कि आप अगर मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है। 19 से लेकर 22 तक 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर 28 तक क्या है, धर्म तक का अधिकार है। इस तरह से व्यवस्थित है ना पूरा ये, मौलिक अधिकार व्यवस्थित है। लेकिन आप अगर डीपीएसपी पढ़ोगे तो 39 में कुछ है, 40 कहीं और चल जाता है, 41 कहीं और है तो 42 कहीं और चल जा रहा है, ठीक है। तो व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। श्रीनिवासन ने कहा ना तो वर्गीकृत किया ठीक से और ना ही व्यवस्थित किया ठीक से। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अति आवश्यक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से मिलाती है, ऐसी घोषणा करती है जो कम महत्व वाले मुद्दे जो है ना उनको बहुत अधिक महत्व वाले मुद्दों से मिला दिया गया है। तो जो अधिक महत्व वाले हैं उनको एक तरह से उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, उनको उन्हीं के साथ मिला दिया गया जो कम महत्व वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आज आपका महत्व, आपके घर में मान लीजिए अगर खाना नहीं है, मतलब अनाज चावल नहीं है, और आप दुकान आपके लिस्ट में अगर नमक लिखा गया ऊपर, नमक है लेकिन चावल नहीं आपके खाने में, मान लीजिए आपके घर के राशन में चावल नहीं है, ठीक है, और आपने राशन बनाया, एक लिस्ट बनाई, ऊपर लिखा नमक दाल ये वो, और चावल सबसे नीचे लिख दिया, ठीक है। और ये सब चीजें थी थोड़ी थोड़ी, चावल नहीं था लेकिन चावल सबसे नीचे लिखा गया है। तो ये तरह से ना वो हो गया ना, गलत चीज हो गई, जो सबसे जरूरी चीज है उसको सबसे पहले लिखो ताकि उसको अलग से दिखे वो चीज। तो इसमें क्या है कि जो सबसे जरूरी चीज और सबसे कम जरूरी चीज सबको मिक्स कर दिया इकट्ठे, ठीक है, सबको एक साथ मिक्स कर दिया गया है। यह एक ही तरीके से आधुनिक और पुरातन को जोड़ती है। इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार सुझाया जाता है कि जब सुझाया जाता है जबकि ये भावनाएं एवं भावना एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है, ठीक है। ये भावनाओं पर आधारित है, जानकारी के आधार पर आधारित नहीं है, भावनाओं पर आधारित है, ठीक है। तो सर आइवर जेनिंग ने क्या कहा था, इस ओर संकेत करते हुए इन तत्वों को
कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद क्या है, रूढ़िवादी। ये तत्व जो है रूढ़िवादी बोला गया है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि ये निदेशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। मतलब 1800 सन 1800 में जो इंग्लैंड में राजनीतिक फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उस पर आधारित है। उन्होंने और क्या कहा आइवर जेनिंग ने कि ये सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, कुछ कहानियां थी, उनके भूत इस पाठ में के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। संविधान के 4 भाग में व्याख्यात किया गया है कि समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद। किसने कहा था, आइवर जेनिंग ने। इसको व्याख्यात किया गया समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद। उन्होंने मत दिया कि ये तत्व भारत में 20वीं सदी के मध्य ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, इस प्रश्न का कि क्या वे 21वीं सदी में उपयोगी नहीं होंगे का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन यह तय है कि ये अप्रचलित होंगे। मतलब उन्होंने कहा कि ये बहुत रूढ़िवादी पुराने सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये 19वीं सदी में जो ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी उस पर आधारित है। 20वीं सदी में चीजें बदल जाएंगी, शायद उपयोगी हो, और हो सकता है 21वीं सदी में बिल्कुल उपयोगी ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर बोला जाए महिला और पुरुष को समान वेतन मिलेगा, तो ये अगर नहीं भी लिखते तो भी ये चीजें 21वीं सदी में मिलनी शुरू हो गई हैं। क्या आप अगर कंपनी में जाते हो किसी प्राइवेट नौकरी में, अगर आपके साथ जो अगर मान लीजिए एक ही डेस्क पे दो लोग एक ही तरह काम कर रहे हैं, महिला और पुरुष, दोनों का अलग अलग वेतन हो, तो आप खुद ही आवाज उठाते हो। आप तो थोड़ा ना बोलोगे नहीं डीपीएसपी में ये लिखा गया और फलाना जगह ये लिखा गया है। ठीक है, 21वीं सदी में ऑलरेडी हम उतना आगे बढ़ चुके हैं कि महिला और पुरुष का अंतर खत्म हो रहा है। 1800 में था ये चीजें। ठीक है, और संविधान कब बना, 1950 में बना। तो ये चीजें लिखी क्यों गई, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों, सिर्फ अच्छा भावनाएं थी आपके अंदर, वो लिख दी गई। मतलब कहने का ये ना कि आपकी अच्छी भावनाएं लिख दी गई, लेकिन वो काम की नहीं है आज की। 21वीं सदी में देखोगे तो ऑलरेडी महिला पुरुष की समानता को लेकर हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए सरकार महिला और पुरुष में भेदभाव करेगी तो लोग ऑलरेडी उसको वोट आउट कर देंगे। डीपीएसपी का हवाला थोड़ी ना देने जाएंगे, नहीं डीपीएसपी में लिखा गया, आप क्यों नहीं कर रहे हो। कभी होता है जब आप वोट देने जाते हो सरकार से किसी उससे पूछा जाता है सवाल कि डीपीएसपी में ये था आपने ये नहीं किया। गौ हत्या को बंद कर दिया गया, तो ये डीपीएसपी में नहीं होता तो भी बंद बैन करना पड़ता सरकार को। ठीक है ना, तो डीपीएसपी में वो चीजें लिखी गई जो बहुत कम, जिनका मकसद अब पूरा नहीं होता, 21वीं सदी में नहीं हो रहा पूरा, जो ऑलरेडी सरकार से लोगों ने मांग लिया है, ऑलरेडी राज्य से लोगों ने डिमांड कर चुका है, लोगों को मिल चुका है वो धीरे धीरे। अगर डीपीएसपी में नहीं होता तो भी लोग गौ हत्या को रोक ही रहे थे। अब जो गौ हत्या के खिलाफ जो लोग नारे लगाते हैं वो क्या डीपीएसपी पढ़ के जाते हैं, कभी उन्होंने संविधान खोल के नहीं देखा होता है कई लोगों ने। तो डीपीएसपी में क्यों लिखा गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत का एक मकसद था चीजें लिख दिया, लेकिन कई चीजें और ऐसी हैं जो कि ऐसे लिख दी गई। ठीक है ठीक है, तो डीपीएसपी में सिर्फ ऐसा लगा भावनाओं का कूड़ा घर है, मतलब भावनाएं किसी काम की नहीं है। ठीक है ना, कूड़े में डाल दिया गया है, गैर न्यायोचित ऑलरेडी, और उसके ऊपर यह भी गैर न्यायोचित है। ऑलरेडी जो चीज काम की नहीं है उसको गैर न्यायोचित और बना दिया गया है। समझ रहे, तो इसलिए रूढ़िवादी है, पुराने सिद्धांतों पर आधारित है। किसने कहा था, सर आइवर जेनिक्स ने कहा था। ठीक है ना, समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद है। ठीक है उसके बाद क्या है, संवैधान, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक टकराव, ये इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी का आलोचना ये कह सकते हैं तो करें तो बढ़िया है। ठीक है, के सांथा नाम, ये बंदे इंसान का नाम है, के सांथा नाम, इनका मत है इन तत्वों से, अगर अभी आपके पास टाइम है तो इसको आगे पढ़ते हैं, नहीं तो इसको कल से करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको कर लेते हैं। ठीक है ना, के सांथा नाम, इनका मत है कि इन तत्वों से केंद्र एवं राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। ठीक है, संवैधानिक टकराव होगा। उनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है। केंद्र जो है राज्यों को निर्देश दे सकता है इन तत्वों को लागू करने के लिए, और इन्हें लागू नहीं करने पर राज्य सरकार को बर्खास्त भी कर दिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगा सकती है केंद्र सरकार, सिर्फ न लागू करने पर राष्ट्रपति वो भी लगा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा यथा पारित विधेयक जो निषेधक तत्वों का उल्लंघन करता हो,
प्राप्त हो तो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत है और इसलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई अधिकार नहीं है। मान लीजिए कोई बिल, कोई कानून बनाया विधायिका ने और प्रधानमंत्री ने उसको और सरकार ने उसको पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास भेजा। राष्ट्रपति ने देखा कि अरे इसमें तो डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है, तो हो सकता है राष्ट्रपति उसको पारित ही ना करने दे, ठीक है, वापस भेज दे या अपनी जेब में रख, अपने डेस्क पे रख ले कि नहीं कोई काम ही नहीं करना। तो हो सकता है टकराव हो जाए, ठीक है। एक कह रहा डीपीएसपी जरूरी है, एक कह रहा डीपीएसपी जरूरी नहीं है, ठीक है। केंद्र कह रहा है डीपीएसपी जरूरी है, राज्य कह रहा है डीपीएसपी जरूरी नहीं है, तो टकराव हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह राज्य में टकराव हो जाएगा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, तो ये संवैधानिक टकराव को पैदा करता है, ठीक है ना। डीपीएसपी क्या है, लिखा है ना 37वें में, डीपीएसपी 37 आर्टिकल में क्या लिखा है, ये मूलभूत है, ठीक है ना। देश के शासन में मूलभूत होगा और प्रधानमंत्री विधायिका अगर इसको नहीं मान रही है और ऐसा कानून कुछ बना रही है जो डीपीएसपी का उल्लंघन कर रहा हो, मान लीजिए कि राष्ट्र प्रधान कानून बने कि गौ हत्या आपसे जुर्म नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति कह रहे तो तुम्हारा क्या कहते हैं डीपीएसपी का उल्लंघन किया तुमने, ये तो कानून पारित नहीं हो सकता, वापस ले जाओ, ठीक है, फिर से सोचो इसके ऊपर। तो इस तरह से संवैधानिक टकराव हो सकते हैं, ठीक है। केंद्र कहे नहीं ग्राम पंचायत बनाओ और राज्य नहीं बना रहा है, तो हो सकता है वो लगा दे उसके ऊपर क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन चालू कर दे, लगा दे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती है। खैर पंचायत तो अब परमानेंट हो गया, सब वो तो कानूनी दे दिया गया है, लेकिन और चीजों के मामले में अगर केंद्र कहे करो और राज्य कहेगा नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य के पास धन नहीं है। मान लीजिए बिहार को बोले कि आप ये काम करो और बिहार के पास उतना संसाधन ही है ना काम करने के लिए, कर ही नहीं सकता वो काम, ठीक है, उन चीजों का पालन कर ही नहीं पा रहा है बिहार, तो क्या उस समय तो केंद्र क्या राष्ट्रपति शासन लगा देगा उसके ऊपर, तो कि तुम मान नहीं रहे हो उस चीज को, क्योंकि संविधान में दिया गया है कि अगर राज्य किसी चीज को, राज्य अगर केंद्र के दिशा निर्देशों को नहीं मानता है तो केंद्र क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो इस केस में लगा देगा, वो गरीब राज्यों पर थोप देगा कोई चीज और गरीब राज्य उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे तो केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा देगा। इस तरह से संवैधानिक टकराव पैदा कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद है निदेशक तत्वों की उपयोगिता, यहां से गलते पढ़ लेंगे, ठीक है ना।